एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत यानी कि लॉज और थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। ये आपका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। वहां पर हमने वंशानुक्रम से संबंधित नियम और सिद्धांतों में 4 सिद्धांतों को डीपली से डिस्कस किया है और आज हम बाकी के सिद्धांतों को, नियमों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के नियम और सिद्धांत में आपका 5th सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम एक विवादग्रस्त प्रश्न को उठाता है, खड़ा करता है, और वो प्रश्न है कि क्या अर्जित गुण संक्रमित होते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न था जिससे कि जितने विचारक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था कि क्या अर्जित गुणों का संक्रमण होता है कि नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी। बस इसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कई प्रकार के परीक्षण किए गए, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका लेमार्क का परीक्षण, मैकडूगल का परीक्षण और हैरिसन का परीक्षण। तो ये तीनों ही जो परीक्षण है वो आपके अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम से संबंधित है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेमार्क के परीक्षण की, तो उन्होंने जिराफ की लंबी गर्दन पर परीक्षण किया था। तो इनका मानना था जिराफ की जो लंबी गर्दन हुई है वो परिस्थितियों के कारण हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो जिराफ है वो अफ्रीका में पाया जाने वाला जानवर है, जिसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पेड़ों के ऊपर जो टहनियाँ होती है, उनके जो पत्ते होते हैं, उनको खाना होता है, और वहां तक पहुंचने के लिए लंबी गर्दन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। या आप ये कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए लंबी गर्दन का होना उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया था। इसीलिए लेमार्क ने ये परीक्षण किया है कि जितने भी जिराफ जाति के जो पशु थे वो हर समय इस बात की चेष्टा करते थे या इस बात का प्रयत्न करते थे कि जो उनकी गर्दन है वो लंबी हो जाए। तो एक समय ऐसा आया कि उनकी जो पीढ़ियां आगे होने वाली आई तो वो सभी की जो गर्दन थी वो लंबी थी। तो यही लेमार्क का परीक्षण है, जिराफ की जो लंबी गर्दन है उस पर किया गया, और इनका मानना ये था कि अर्जित गुणों का संक्रमण होता है। तो उन्होंने इस प्रकार के परीक्षण से अपनी बात को सिद्ध किया। सेकेंड है आपका मैकडूगल का परीक्षण, जो कि उन्होंने चूहों पर किया। मैकडूगल ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक तालाब में चूहों को छोड़ दिया और वहां पर बाहर निकल के सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़े। एक रास्ता अंधकारमय था, यानी कि वहां पर रोशनी नहीं थी, और एक ऐसा रास्ता था जहां पर रोशनी थी। जब चूहे बाहर निकलने लगे तो आपको पता ही होगा, चूहे जो रोशनी वाली साइड होंगे वहीं से ही बाहर निकलेंगे। तो जब उन्होंने बाहर निकलने का प्रयत्न किया तो उन्होंने, जो मैकडूगल थे, उन्होंने वहां पर बिजली के तारों को बिछा दिया, जिससे कि उनको झटका लगा और चूहे पीछे हो गए। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रम है, ये 165 टाइम्स उन्होंने किया, यानी कि चूहों ने इस प्रकार की गलती की कि वो रोशनी वाली साइड से बाहर निकलते रहे, और लास्ट में जाकर जो अंधकारमय साइड थी उनकी, यानी कि जो पॉजिटिव थी, जहां से जो सही रास्ता था वो बाहर निकल सकते थे, फिर वो वहां से बाहर निकले। तो मैकडूगल ने ये निष्कर्ष निकाला, और साथ ही साथ ये जो प्रयत्न था, ये जो क्रियाएं थी, परीक्षण थी, ये चूहों के आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक ये दोहराते रहे। तो उन्होंने ये इस बात पर बल दिया या ये निष्कर्ष निकाला कि जो 23वीं पीढ़ी थी चूहों की, उनमें सिर्फ ये जो गलतियां थी उन्होंने 25 टाइम्स की, यानी कि 25 बार की, और वह जो सही रास्ता था अंधकार में, उसी से ही चूहे तालाब से बाहर निकल गए। तो इनका, उन्होंने चूहों के साथ जो परीक्षण किया उससे ये सिद्ध किया कि अर्जित गुणों का जो संक्रमण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम हैरिसन का परीक्षण की बात करते हैं तो इन्होंने पतंगों पर
परीक्षण किया सामान्य पतंग। इन्होंने पतंगों को दो टोलियों में विभाजित कर दिया। एक पतंग को जो कारखाने थे उनके आसपास जो पत्ते बिखरे रहते थे वहां पर पलने के लिए छोड़ दिया, यानी कि जो कीट पतंग थे वो उन्हीं पत्तों को खाते थे। और एक पत्तों को जो वातावरण दिया वो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ था। तो वहां पर जो वो घास पत्ते खाते थे वो साफ थे, और जो कारखाने के आसपास जो पत्ते होंगे आपको पता है वो कितने दूषित होंगे। तो वहां के जो कीट पतंगे थे वो इसी प्रकार का जो पत्ते थे उनको खाते थे। इसी प्रकार वो आगे खाते रहे, और जो कारखानों से निकलने वाला धुआं था वो भी पत्तों में लग जाता था और उनकी स्किन पे भी इसका फर्क पड़ रहा था। तो इन्होंने ये देखा, हैरिसन ने, कि जो धीरे धीरे जो पतंगे थे जो कारखानों के आसपास के हरे पत्ते जो थे गिरे हुए जो काले हो चुके थे उनको खाते थे, तो धीरे धीरे उनका जो कलर था स्किन का वो भी काला हो गया था। तो आगे जो आने वाली पीढ़ी थी पतंगों की एक समय ऐसे आई तो वो पूरी तरह से काली ही पैदा हुई। तो इससे उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि अर्जित गुणों का जो संक्रमण है वो आने वाली पीढ़ी में होता है। यहाँ पर हमने इन तीनों परीक्षणों की बात की है। साथ ही साथ आपको समझना है कि डार्विन ने भी इसमें मत दिया था, जो कि लेमार्क का जो परीक्षण था उससे बिल्कुल भिन्न था। डार्विन का कहना था जो भी व्यक्ति है उसके विकास को जो प्रकृति होती है या पर्यावरण होता है वो पूरी तरह से प्रभावित करता है, या आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वो प्रकृति पर ही निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उनका मानना ये था कि प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष में उसी की ही जीत होती है जिसमें कि युद्ध को लड़ने की क्षमता होती है। तो उन्होंने, आपको ये मत ध्यान भी होगा, केवल शक्तिशाली ही प्रकृति की रक्षा करती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो बात की गई है, मत दिया गया है, ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। और डार्विन ने यही निष्कर्ष निकाला है कि जो भी व्यक्ति होता है उसको अपने जीवन की रक्षा से संबंधित जो भी वे शक्तियों का अर्जन करता है उन शक्तियों का जो संक्रमण है वो आने वाली पीढ़ी में होता है। तो यही गुण है जो आने वाली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। लेकिन काफी समय के बाद डार्विन के इस मत को मान्य नहीं माना गया और इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब जैसे हमने बात की है अर्जित गुणों के नियम की, तो इन सभी परीक्षणों से हमें क्या पता चलता है? आपने देखा कि मैकडूगल ने जो चूहों पर परीक्षण किया और हैरिसन ने जो पतंगों पर परीक्षण किया, ये जो चूहे और पतंग थे इन्होंने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वातावरण से क्या किया? लड़ाई की, संघर्ष किया, और संघर्ष के ही कारण जो उनका कारण था वो बीज कोशों पर प्रभाव पड़ा। तो इससे ये निष्कर्ष मिलता है कि बीज कोशों पर अर्जित गुणों का पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। जब बीज कोश पर अर्जित गुणों का प्रभाव पड़ता है वही जो अर्जित गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होते हैं, और जिन बीज कोशों पर अर्जित गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता वो आगे से आगे हस्तांतरित नहीं होते। तो हमारे इस नियम से हमें यही निष्कर्ष मिलता है। आगे बात करते हैं सिक्स्थ आपका भिन्नता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है कि वन सूत्रों में सदा समानता भी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि वन सूत्रों में सदा समानता भी नहीं हो सकती। ये कैसे सिद्ध है? आपने देखा होगा जैसे माता पिता होते हैं अगर सामान्य होते हैं तो उनकी संतानें भी सामान्य होती है, लेकिन कई परिवारों में हम देखते हैं कि सामान्य माता पिता के घर में कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि प्रतिभा संपन्न होता है। तो ये आपने देखा ही होगा। एक ही परिवार के बच्चों में शारीरिक और मानसिक भिन्नता पाई जाती है। तो ये शारीरिक और मानसिक भिन्नता का क्या कारण है कि एक ही परिवार के अगर दो बच्चों की बात करें हम तो शारीरिक व मानसिक भिन्नता पाई जाती है। हमारे जो वंशानुक्रम गुण होते हैं उनके वाहक क्या होते हैं? बीज कोश। बीज कोश में वंशसूत्रों में पैतृक होते हैं, और ये जो पैतृक ही होते हैं ये हमारे गुण और दोषों के वाहक होते हैं। तो आपने ये समझना है यहाँ पर कि जो माता पिता होते हैं उनके वंश सूत्रों में हमेशा जब वो
मिश्रण होता है तो सदा ही समानता नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस समय की उनकी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से। यानी कि शारीरिक और मानसिक जो लक्षण होता है जब वो एक प्रकार से नहीं होता, समान नहीं होता सदा, तो इसी प्रकार से इस प्रकार की जो भिन्नता है वो बच्चों में पाई जाती है। और बच्चों में भिन्नता का होना उतना ही स्वाभाविक है, या असमानता का होना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि समानता का होना। सेवेंथ है आपका प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन, और इसके जो प्रवर्तक है वो है सोरेसन। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि संतान में माता पिता से विपरीत गुण पाए जाते हैं। इसका अर्थ ही क्या है प्रत्यागमन का, ये कि संतान में माता पिता से विपरीत गुण पाए जाते हैं। ये नियम ये बताता है कि अगर प्रतिभाशाली माता पिता होंगे तो उनकी जो संतानें होगी वो निम्न प्रतिभाशाली हो सकती है, और अगर तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होंगे तो उनकी संतानें कम बुद्धि वाली भी हो सकती है, यानी कि एकदम विपरीत हो सकता है। तो प्रत्यागमन की प्रवृत्ति इस बात पर बल देती है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें कम प्रतिभाशाली भी हो सकती है, या प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें जो होती है वो मंद बुद्धि की भी हो सकती है, और मंद बुद्धि माता पिता की संतानें प्रतिभाशाली भी हो सकती है। प्रत्यागमन ने अपने बात को सार्थक करने के लिए निम्न प्रकार के दो कारण दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका माता पिता के वंश सूत्रों के गुणवाहक पितृक का संयोग। इसका अर्थ ये होता है कि पिता के जो उत्तम गुण होते हैं वो माता के उत्तम गुणवाहक पैतृक से जब मिलते हैं तो होने वाली जो संतान होती है उसकी बुद्धि भी प्रखर होती है, और उसके अंदर भी इन्हीं गुणों का निवास होता है। और अगर पिता के जो गुण होंगे वो उत्तम नहीं होंगे, सामान्य होंगे, और माता के गुणवाहक पैतृक से मिलेंगे जो भी वो सामान्य होंगे, तो आगे आने वाला जो बच्चा होता है वो भी सामान्य होता है और उसकी बुद्धि भी सामान्य ही होती है। सेकंड है आपका ख, व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त दो गुण। कई मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि व्यक्ति को अपने वंशानुक्रम से दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका व्यक्त यानी कि डोमिनेंट, और दूसरा है आपका सुप्त यानी कि रिसेसिव। दोनों ही प्रकार के गुणों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि एक पिता से एक पुत्र को क्रम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी ये दो प्रकार के जो गुण हैं वो मिलते हैं, और जो परिस्थितियां होती है, जो प्रभाव होता है, उनसे ही इन गुणों में व्यक्त और सुप्त का जो गुण है वो जागृत होते हैं, या तो वो सो जाते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं परिवार में संतान आते हैं, नए संतान की उत्पत्ति होती है, तो आप ये देखते हैं कि वो शिशु को आप ये कहते हैं कि ये अपने परदादा से इसके गुण मिल रहे हैं या परदादी से अवगुण मिल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, यानी कि पूर्वजों से मिलने वाले जो गुण हैं यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो वही उन्हीं गुणों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त दो प्रकार के गुण होते हैं, जिनमें व्यक्त और सुप्त ये दो प्रकार के गुण हैं। कई बार संतानों में आप देखते हैं गुण और जो अवगुण होते हैं वो उनको अपने पूर्वजों से मिलते हैं। एट है आपका हमारे इस लेसन का लास्ट सिद्धांत, मेंडल का नियम। जो मेंडल है इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल, और आपको ध्यान में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंडल जो थे ये चेकोस्लोवाकिया देश के रहने वाले थे, और ये ईसाई मत के पादरी थे। इनके द्वारा वंशानुक्रम की व्याख्या करने के लिए, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए उनको मेंडलवाद कहा जाता है। जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला इनका परीक्षण जो आता है वो मटर पर आता है। मटर पे इन्होंने मटर ली हरे कलर की, और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि एक छोटी मटर ली और दूसरी बड़ी मटर ली। छोटी और बड़ी मटर को इन्होंने अलग अलग बोया, और जब इन्होंने देखा, जब उनका स्वयं निषेचन हुआ यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो उन्होंने देखा कि छोटी मटरों से छोटी मटरें पैदा हुई और बड़ी मटर से बड़ी मटर पैदा हुई। उसके बाद इन्होंने इनको बराबर संख्या में लिया, छोटी मटर को और बड़ी मटर को, और इनका क्या करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन,
जब इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई तो उसके बाद इन्होंने देखा कि जो छोटी मटर थी उसका जो गुण था छोटेपन का वो सुप्त हो गया, और जो बड़ी मटर थी जिसका गुण था जागृत होने का वो जागृत होगी। यानी कि बड़ी मटर का गुण क्या था? जागृत होने का। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्त गुण जो अधिक प्रबल या जागृत होता है वह सुप्त गुण को निष्क्रिय कर देता है। समझे आपकी? यानी कि जो गुण व्यक्त है, जागृत है, वो सोए हुए गुण को पूरी तरह से नाशवान कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है, निष्क्रिय बना देता है। और इसमें सक्रिय कौन सा गुण होता है? जो कि जागृत होता है। तो इसीलिए इसे प्रधान प्रकार की और प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और दूसरा इन्होंने जो परीक्षण किया वो किया चूहों पर, और चूहे लिए इन्होंने सफेद और काले। जब इन्होंने सफेद और काले चूहों को एक साथ रखा, मिलाया, तो उन्होंने ये देखा जो आगे जो चूहे हुए वो कौन से कलर के हुए? काले रंग के। ध्यान दीजिएगा, सफेद और काले को मिलाया तो आगे जो चूहे हुए वो काले कलर के हुए। लेकिन जब उन्होंने इन चूहों को वर्ण संकर चूहों के साथ रखा, यानी कि जो हाइब्रिड आपके रैट्स थे, हाइब्रिड रैट्स के साथ उन्होंने जब इन चूहों को रखा तब उन्होंने देखा कि सफेद चूहे भी पैदा हुए और काले चूहे भी। लेकिन इनका जो अनुपात था वो था 3/1, यानी कि 3 जो चूहे थे वो काले थे और जो एक था वो क्या था? सफेद। और बाद में उन्होंने देखा कि सफेद चूहे के बाद जो सफेद चूहा था उससे सफेद चूहे की ही उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से मेडल का नियम यही है। और मेडल ने बहुत सारे अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे परीक्षण किए, और उनके इन्हीं सिद्धांतों को मेंडलवाद कहा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। तो आज हमने डिस्कस किया है वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।